बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने जावा के बारे में कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स देखी थी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जावा के अंदर, जिसमें से 4 इंटीजर्स की हैं, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब है आपके पास जो पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं, मतलब 2.5, 6.5। इंटीजर्स में आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता, 2, 5, 6 इस तरह होते हैं। इस तरह एक आपके पास करैक्टर है और एक आपके पास बुलियन है। आज मैं आपको स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा करैक्टर के बारे में बताऊँगा और फिर मैं आपको बुलियन भी बताऊँगा इसके बारे में कि भाई बुलियन का क्या मतलब है। अब ये जो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं, यानी कि ये जो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं, अब ज़रा इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखते हैं। बाइट जो है आपके पास, ये ऐसे ही है जिस तरह आपके पास इंटीजर होता है, राइट। बाइट आपके पास इंटीजर की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 8 बिट्स स्टोर कर सकता है। 8 बिट्स का मतलब ये है कि 2⁸8 इसकी मिनिमम वैल्यू है -128, यानी कि 2⁸8। मैक्सिमम वैल्यू है 127। 127 मीन्स 0 से लेके 127, टोटल 128। 128 प्लस 128 इतने आपके पास करैक्टर्स होते हैं। और इंटीजर जब आप इंट लिखते हैं ना, इंट के अंदर आपके पास 32 बिट्स आपके पास कैपेसिटी होती है 32 बिट्स रखने की। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि जितना मर्ज़ी आपका आंसर आए वो इंट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बिट्स, अपना साइज़ बचाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट या बाइट को यूज़ करें, राइट। बाइट के अंदर आपका मैक्सिमम 128 ही आ सकता है, तो देयरफॉर नॉर्मली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपके पास आंसर बड़े हो जाते हैं नॉर्मल जो कैलकुलेशंस होती हैं। तो इंट ही आप यूज़ करें, प्रोवाइडेड कि आपको बहुत छोटा साइज़ ना चाहिए अपने प्रोग्राम का। इसी तरह जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, जब आप फ्लोट लिखते हैं ना, FLOAT, तो ये आपके पास 32 बिट्स का नंबर होता है। 10⁻38 3.4 से लेके विथ 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपके पास ये, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो पॉइंट के बाद आपके पास नंबर्स होते हैं। और अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपके पास डबल हो सकता है, जो कि जिसका साइज़ 64 बिट्स का है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके ना इसको साइड पे कहीं पे लिख लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके, करैक्टर। करैक्टर क्या है? A, X, 7, डॉलर, कॉमा, ये सब के सब आपके पास करैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी किस्म की कंप्यूटेशन नहीं होती। तो अब क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, जो स्ट्रिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्ट्रिंग इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग कैन होल्ड मल्टीपल कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन होल्ड मल्टीपल कैरेक्टर्स। अब ये टॉप ग्रेड के अंदर एक कैरेक्टर सेव्ड है, टॉप ग्रेड में एक कैरेक्टर सेव है जो कि है ए। टर्मिनेटर में, टर्मिनेटर सेपरेटर में ये वाला आपके पास एक कैरेक्टर सेव्ड है। ये कैरेक्टर है बेसिकली, सेपरेटर इसको कहते हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होता है ना आपके पास, दैट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट के बारे में यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक है यूनिकोड और अगली है आपके पास आस्की कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का क्या मतलब है? कैरेक्टर सेट का मतलब ये है कि जो भी आपके पास कैरेक्टर होता है A, X, 7, इसके पीछे एक कोड होता है, राइट। जब आप कंप्यूटर के अंदर A लिखते हैं, आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि A क्या है। आपका कंप्यूटर इसके पीछे कोई ना कोई बाइनरी नंबर ही एज्यूम करता है। कंप्यूटर्स के अंदर सारी कंप्यूटेशन बाइनरी नंबर्स में होती हैं। अब ये जो आस्की का जिक्र इसने यहाँ पर किया हुआ है, आस्की कोड, जो कि सबसेट है यूनिकोड का। द आस्की कैरेक्टर्स आर सबसेट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट। अब मैं आस्की कोड का आपको टेबल दिखाता हूँ। ये देखें, ये आस्की कोड्स का टेबल है। जब आप A टाइप करते हैं तो इसका आस्की कोड है 65, और 65 को जब आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ये नंबर बनता है। इसी तरह जो स्मॉल a है, ये भी एक कैरेक्टर है, इसका कोड है 97, और जब आप इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास
ये बनता है। अच्छा, ये इस नंबर को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 बिट नंबर्स हैं, तो आस्की कोड आपके पास 8 बिट्स है। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आस्की कोड जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स के लिए नहीं होता। आस्की कोड आपके पास नंबर्स के लिए भी होता है, इसके साथ साथ ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके लिए भी आस्की कोड्स होता है। सो ये जो करेक्टर सेट वाली बात है, करेक्टर सेट आई एज्यूम कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिंपल कैरेक्टर्स को नहीं रीड कर सकता, उसके लिए उसके पीछे उसका एक बाइनरी कोड होता है। तो वो जो बाइनरी कोड है ना, वो आपके पास ये आस्की की फॉर्म में इस तरह से आपके पास आ रहा है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रैकेट क्लोज का 41 है, 41 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसकी 8 बिट्स पूरी करेंगे, वो इसका आस्की कोड होगा इन बाइनरी। अब ये जो यूनिकोड की यहाँ पर बात हुई है ना, यूनिकोड कैरेक्टर सेट, यूनिकोड कैरेक्टर सेट बेसिकली 16 बिट्स है, यानी कि आस्की से भी बड़ा है। मैंने अभी आपको बताया आस्की कोड कैरेक्टर सेट यूनिकोड का सबसेट है। आस्की कोड आपके पास है 8 बिट्स, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया, और यूनिकोड आपके पास है 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर 65536 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मतलब 2⁻16। अब जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप देखें ये शॉर्ट के अंदर 16 बिट्स आ रहे हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू है -32,768 और मैक्सिमम है 32,767। अगर आप नेगेटिव से टाइमलाइन अगर आप बनाएं, नेगेटिव कैरेक्टर -32678, उसके बाद फिर 0, फिर 3267 ओ यार 32767। अगर आप इसको ऐड करें, बीच में 1 ऐड करें 0 का भी, तो ये आपके पास पूरा 65536 ही बनता है। आई एज्यूम कि आपने मैट्रिक एफएससी में ये चीज़ पढ़ी होगी, सो इस पर मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। कैरेक्टर सेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ज़रा बूलियन की तरफ। बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स कंडीशन। अक्सर आपके पास प्रोग्राम में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको किसी चीज़ को या ट्रू बताना होता है या फॉल्स बताना होता है, तो आप इस तरह से लिखते हैं बूलियन डन इज़ इक्वल टू फॉल्स, या बूलियन डन इज़ इक्वल टू ट्रू, या कोई और जो आप वेरिएबल का नाम देंगे वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आप बता देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बूलियन। ये आपके पास एक रिज़र्व वर्ड है, आप बूलियन को एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बूलियन का एक ख़ास मतलब है। इसकी जब एग्जांपल्स आएंगी तो हम इसको भी देखेंगे। तो सो फॉर हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं और बूलियन हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम ज़रा एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं। एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशन जिस तरह आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, जब भी किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ लिखा जाए, वो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2, बीच में आपके पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया और आसपास वेरिएबल्स या नंबर, ये आपके पास क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी आप एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जिससे हम एग्जांपल्स भी करते आ रहे हैं। आपने किसी प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल y जिसकी वैल्यू 3 है, x + y करेंगे तो आपके पास आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? 5। तो x + y आपके पास क्या है? x + y इज़ एन एक्सप्रेशन। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और जावा के अंदर आपके पास एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है, वो है ये रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर 14 और इंटीजर 3, 14 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास इधर ये आंसर लिख रहा है 4। ये क्यों लिख रहा है? जबकि 14 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग करके आंसर देता है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने स्टार्ट में 14 और 3 को इंटीजर बनाया हुआ था। अगर मैं 14 और 3 को फ्लोटिंग पॉइंट बनाऊंगा
तो फिर क्या होगा, मेरे पास जो आंसर है वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 0 पॉइंट समथिंग आता है आंसर आपके पास, तो इसने मुझे, चूँकि मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये मुझे 0 ही आंसर देगा। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल भी करवाता हूँ। अब रिमाइंडर क्या चीज़ होती है, 14 डिवाइडेड बाई 3, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 3 4 are 12 तो आ जाएगा। अब रिमाइंडर मेरे पास बच जाएगा 2, राइट। तो 14 और ये परसेंटेज का साइन और फिर 3, तो ये मेरे पास आपको जो आंसर देगा वो रिमाइंडर देगा। इसी तरह ये उल्टा भी चल सकता है, 0 के साथ हो जाएगा और बाकी 80 बच जाएगा आपके पास। मैं अब ये एक प्रोग्राम आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। अब देखते जाओ, पहले मेरे पास इंटीजर्स हैं, इंट A10, B5 और C7। x जो है ना, x के अंदर मैं आंसर सेव कर रहा हूँ। पहले मैं करता हूँ x इक्वल टू A डिवाइड बाई B, यानी कि 10 डिवाइड बाई 5, तो A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू x। मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2। आई होप दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अब मैं पता क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं A डिवाइड बाई C करता हूँ और x को भी A डिवाइड बाई C। याद रहे कि अभी मैंने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, ओके, इट्स इंट। तो मैं इसका आंसर देखता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 1। आई समझ, क्योंकि 7 1 7 और रिमाइंडर आपके पास 3 हो जाएगा। 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब ज़रा इसको मैं चेंज कर देता हूँ इंट की बजाय फ्लॉट में। अब मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है मेरे पास। एक मिनट, इसको भी फ्लॉट करना पड़ेगा। और तो कुछ नहीं है ना। अब मेरे पास आंसर आया है कि 10 डिवाइड बाई 7 1.428 आपके पास आंसर होता है। लेकिन जब इंटीजर था तो फिर क्या था, सीधा 1 आ रहा था। अगर मैं रिमाइंडर फाइंड करना चाह रहा हूँ तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं इनको इंटीजर बनाऊँ। और फिर इधर मैं ये वाला साइन लगा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर ऑफ A डिवाइडेड बाय C, राइट। आई होप कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलाते हैं। तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 3। रिमाइंडर ऑफ A डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 3, यानी कि 10 को जब मैं डिवाइड करूँगा 7 से तो 7 1 10 7 तो आ जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट करके नीचे मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास 3। आई समझ। सो आई होप कि ये डिवीजन और रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये प्रमोशन की इधर बात आती है, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये खुद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आप छोटा सा कोड लेके ना इक्लिप्स के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 10 जो है ना, ये आपके पास इंटीजर है, 4.0 आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है। तो जो आपके पास आंसर आएगा ना वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा। इस चीज़ को प्रमोशन कहते हैं। ये प्रमोशन अभी आपके पास आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप एक बॉडमैस का रूल बताते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप पहले करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप बाद में करेंगे। ये डमैस रूल जिसको आप कहते हैं, ये क्या याद मैथमेटिक्स में आप लोग करते आ रहे हैं।
अब इसी तरह जब आप जावा का प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पर भी ऑपरेटर्स का एक प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके पास? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर। ये जो हैं पहले इवेलुएट होंगे बिफोर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में अगर प्लस का साइन हो तो वो उनको एज इट इज़ लिख देता है। वो आप पिछला लेक्चर आप देखें, आप एक दफ़ा दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपसे। तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर परफॉर्म होंगे, उसके बाद फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर एक और बात भी लिखी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेलुएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। राइट, अगर सेम है मतलब 2 + 2 + 3 + 5, तो वो लेफ़्ट से लेके राइट तक जो है ना इस प्रेसिडेंस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे। लेकिन अगर पैरेंथेसिस वहाँ पे लगा हुआ है तो आपके पास वो एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगी। राइट, अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। प्रेसिडेंस, मैंने कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लिए हैं A, B और C, और x में मैं कर रहा हूँ A × B + C × रिमाइंडर ऑफ A। राइट, यानी कि C और A को डिवाइड किया जाएगा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो, उसके बाद A और B आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंड में जो इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा वो आपस में ऐड होगा। तो ये नंबर्स हैं आपके पास, इसको आप कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा। आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 32। द आंसर इज़ 32। यहाँ पे मैं प्रिंट कराया हुआ है, द आंसर इज़ x। x के अंदर क्या सेव है? A × B + C रिमाइंडर ऑफ A। तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, एंड में इन दोनों का आंसर आपस में ऐड हो जाएगा। आई होप दैट वाज क्लियर। राइट, इसकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, खुद से डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग करते रहेंगे और प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। तो इसको जो है ना थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आपने जहन में रखना है। पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। उसी को उसने थोड़ा ट्रीज़ की शक्ल में एक्सप्लेन कर दिया है। ये डायग्राम बुक से उठाई गई है आपसे। अच्छा, द असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ द लोअर प्रेसिडेंस देन द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था आपको याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि जो इज़ इक्वल टू है, जिसको हम इज़ इक्वल टू कहते हैं मैथमेटिक्स में, वो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो वो ये कह रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे एंड में है। इसका मतलब ये है कि पहले ये सारे का सारा सॉल्व होगा, इसका जो आंसर है वो फिर असाइन किया जाएगा ANSWER को। गॉट इट? पहले ये पूरे का पूरा सॉल्व होगा, इसका जो आंसर है वो फिर इस ऑपरेटर के ज़रिए इज़ इक्वल टू के ज़रिए असाइन किया जाएगा इस वेरिएबल को। यहाँ पे आंसर की बजाय कोई और चीज़ भी हो सकती है, जो भी इसका नाम होगा यहाँ पे ये असाइन कर दिया जाएगा। तो हाँ, ये एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है। ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का इधर बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम इस तरह से बनाया काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1, यानी कि आप कोई लूप चलाना चाह रहे हैं। अगर पहले काउंट की वैल्यू में डाल दूँ काउंट इज़ इक्वल टू 2, तो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? जो नेक्स्ट टाइम जो काउंट की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3। तो वेरिएबल के अंदर अब काउंट की वैल्यू जो पहले 2 थी वो बन गई 3। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ ना एक के ज़रिए इस वैल्यू को, तो मैं काउंट ++ भी अगर लिख दूँ तो इसका मतलब भी वही ही होगा कि जो आपके पास वेरिएबल है उसके अंदर एक ऐड हो चुका है। गॉट इट? इसी तरह आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, काउंट माइनस भी लिखा जा सकता है। इसको कहाँ गया वो? ओहो, बल काउंट ++ भी लिखा जा सकता है और काउंट माइनस भी इसको लिखा जा सकता है। और एक और भी इसको लिखने का तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल NUM के अंदर मैं वैल्यू सेव करता हूँ 2,
राइट, और काउंट के अंदर मैं सेव करता हूँ 4। तो पहले 2 की वैल्यू थी 2, अब जो NUM के अंदर नई वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + 4 यानी कि 6। NUM की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन को मैं इस वजह से इसको डिटेल में नहीं बताता क्योंकि ये आप लोग सी में कर चुके हैं। इस एक्सप्रेशन को लिखने का दूसरा तरीका भी है, += और ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है कि ये कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, कुछ डिराइव्ड ऑपरेटर्स हैं जो कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना परफॉर्म करते हैं, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन ऑपरेशंस को शॉर्टकट में इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये बताने का मकसद ये है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है, उस पर मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब आते हैं ज़रा डाटा कन्वर्जन्स पे। एक्सप्रेशन भी हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी हो गया, ये 4 चीज़ें हो गई। अब ज़रा डाटा कन्वर्जन्स पे आते हैं हम लोग। कहाँ गया? Sometimes it is convenient to convert data from one type to another. इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने पहले एक वेरिएबल बनाया a, उसको आपने इंट कह दिया। दूसरा वेरिएबल बनाया आपने b, उसको भी आपने कह दिया इंटीजर। इसका आंसर आप सेव करें x के अंदर, लेकिन आपका ऑपरेशन इस तरह का है कि आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, वो इंटीजर में नहीं आएगा। तो आप डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। डाटा कन्वर्जन, इस चीज़ को हम लोग अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास डाटा कन्वर्जन 2 तरह की हो सकती है, वाइडनिंग भी हो सकती है, नैरोइंग भी हो सकती है। मैं ज़रा वाइडनिंग नैरोइंग की तरफ आता हूँ। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप एक तस्वीर इसको लिख लें एक पेज के ऊपर। इस चीज़ को देखो, मैं इंट के अंदर काम कर रहा हूँ, राइट। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले लिखा था INT 32 बिट्स का। मुझे फिर फील हुआ कि जो मेरा आंसर है ना वो 32 बिट्स या इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, जो आगे मैं अंदर नंबर सेव करवाऊँगा उसको फिर मैं लॉन्ग कर दूँगा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लॉन्ग की चूँकि रेंज ज़्यादा है तो आपका जो आंसर है वो लॉन्ग में पूरा आ जाता है। और यही कुछ आप फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं कि पहले मैंने फ्लोट किया था, फिर मुझे फील हुआ कि इसका जो आंसर है ना वो इससे बड़ा आएगा, तो मैं फ्लोट से इसको डबल भी कर सकता हूँ। इस चीज़ का नाम है वाइडनिंग, कि आपने अपनी रेंज को थोड़ा सा वाइड किया, राइट। सिमिलरली आप इसको नैरो भी कर सकते हैं। अपने बिट्स को बचाने के लिए, अपने प्रोग्राम का साइज़ छोटा करने के लिए आप इसको नैरो भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने स्टार्ट में इंट लिखा हुआ था, आपको फील हो रहा है कि यार आंसर जो है ना इससे ज़रा छोटा आएगा, मतलब ये 32 बिट्स तो बहुत बड़ा हो जाता है, हो सकता है आपका आंसर हंड्रेड्स की रेंज में आए, तो आप इसको इंट के बाद इसको शॉर्ट करके बाइट या शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं नैरोइंग। प्रोग्राम में एक डाटा टाइप की रेंज को बढ़ाना वो आपके पास वाइडनिंग है, एक डाटा टाइप की रेंज को कम करना वो आपके पास है नैरोइंग। गॉट इट? आई होप कि ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये क्लियर हो गई होगी। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, आपको और ज़्यादा इसकी समझ आएगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकेंड, हाँ, इसमें आप टाइप भी उसकी चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले इंट था $=20, उसके बाद फिर आपने क्या किया, अब आपने इसको मनी के अंदर डॉलर्स को सेव कर दिया। मनी एक नया वेरिएबल है, उसमें जो डॉलर्स की वैल्यू थी उसको आपने मनी में सेव कर दिया, और इस बार इसको आपने डबल बनाया। याद रखें कि इंटीजर के अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं आती, ये फ्लोटिंग पॉइंट की वाइड की हुई फॉर्म है जो डबल है। इंटीजर के साथ आपके पास बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग आता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट के साथ आपके पास डबल आता है। तो आपने इसकी जो टाइप है वो पूरी की पूरी चेंज कर दी। और इस केस के अंदर जो इस तरह केस है, यहाँ पे ओनली वाइडनिंग कन्वर्जन कैन हैपन बाय असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट के ज़रिए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डाटा टाइप्स को। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सो फॉर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
अब ज़रा हम प्रमोशन की बात करते हैं। जब स्टार्ट में डिवीजन और रिमाइंडर के बारे में मैं आपको बता रहा था, उस वक्त मैंने थोड़ा सा प्रमोशन की हिंट आपको दी थी कि प्रमोशन क्या चीज़ है। अब आपके पास एक एग्ज़ाम्पल आ रही है, एक मिनट, हाँ इसके अंदर प्रमोशन हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशन कन्वर्ट देयर ऑपरेंड्स। अच्छा, इंट काउंट इज़ इक्वल टू 12। काउंट एक इंटीजर टाइप है, उसके बाद जो सम है ना वो है डबल। ओके, तो फिर क्या है, मैंने फिर एंड में ये किया कि जो रिज़ल्ट है वो है सम डिवाइडेड बाय काउंट, यानी कि 49.27 डिवाइडेड बाय 12। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो ये जो काउंट है ना मेरा, ये ऑटोमेटिकली प्रोमोट हो जाएगा टू फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले मेरे पास ये जो 12 है ये था इंटीजर। ओके, 12 पहले था इंटीजर, लेकिन मैं इसको ऑपरेट करवा रहा हूँ एक फ्लोटिंग पॉइंट के साथ। सम मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट है और काउंट मेरे पास इंटीजर है। अब फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड बाय एन इंटीजर, तो जो ये इंटीजर है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, और जो मेरा इसका आंसर है वो फिर पॉइंट्स में आ सकता है। तो इस चीज़ का नाम है प्रोमोशन। जो स्टार्ट में आपके पास एग्जांपल आई थी 12.0 डिवाइड बाय 4, तो 12.0 फ्लोटिंग पॉइंट था, 4 आपके पास इंटीजर था, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोमोट हो जाता है। इस चीज़ का नाम है प्रोमोशन। ओके, प्रोमोशन भी हो गया। अब ज़रा कास्टिंग पे आते हैं। कास्टिंग भी प्रोमोशन की एक छोटी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। कास्टिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस टेक्निक फॉर कन्वर्जन। ये कन्वर्ट ही कर रही है। इसको डेंजरस इस वजह से कहा गया है कि यहाँ पे आपके पास मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरा ख़राब भी हो सकता है अगर आपने बीच में प्रोग्राम के ऊपर कोई वैल्यू कास्ट की हो। अगर आप स्टार्ट से ही मतलब फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट से आ रहे हो तो फिर इज़ फाइन, लेकिन अगर आप किसी जगह पे अपने इंटीजर रिज़ल्ट को कास्ट करके फ्लोटिंग पॉइंट बना रहे हो तो वहाँ पे आपके प्रोग्राम में मिस्टेक के चांस भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आपका वैल्यू बड़ी आ रही हो, तो देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक। देयरफॉर यहाँ पे इसने लिखा हुआ है इट इज़ डेंजरस टेक्निक। अब वाइडनिंग और नैरोइंग भी कास्टिंग के ज़रिए हो सकती है। कास्टिंग है क्या, पहले तो ये पढ़ते हैं ना। सबसे पहले क्या है, टोटल के अंदर एक इंटीजर सेव्ड है 50। इंट टोटल इज इक्वल टू 50, यानी कि 50 में क्या है, एक इंटीजर जो टोटल में क्या है, एक इंटीजर जिसकी वैल्यू है 50। उसके बाद जो रिज़ल्ट है ना वो है टोटल डिवाइड बाय 6, यानी कि इंटीजर डिवाइड बाय 6। लेकिन मैंने क्या किया है, इस रिज़ल्ट को मैंने कास्ट कर दिया एज ए फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि मुझे शक था कि 50 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर एक फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। देयरफॉर मैंने यहाँ पर कास्ट कर दिया एक फ्लोटिंग पॉइंट। अगर मैं कास्ट ना करता, विदाउट द कास्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द आंसर वुड बी लॉस्ट। जिस तरह मैं स्टार्ट से देखता आ रहा हूँ उसका रिमाइंडर निकल आता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना डिवाइड करते वो हम लूज़ कर जाते हैं। देयरफॉर इस तरह के केस में मैं कास्टिंग कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो सो फॉर हम ये 7 चीज़ें कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे रोक देते हैं, बाकी चीज़ें फिर मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।